अब देखो, चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही थी 1947 ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 पे, तो हम कहाँ स्टैंड करते। अब देश आजाद हो गया, तो सबसे पहली चीज जो हमें इन कंसिडरेशन लानी थी वो था लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करा, ठीक है। और साथ में दूसरी चीज किसी देश को चलाने के लिए जो चाहिए होती है, पहली तो होती है लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी होती है पैसा, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें सोचना पड़ा कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी। ब्रिटिशर्स ने तो अपने टाइम पे देश को चला लिया, अब हमारी बारी थी। तो हमें सबसे पहला सवाल आया कि सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ रनिंग द इकोनॉमी क्या होंगे। लीडर्स हैड टू डिसाइड अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम। और इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए विच शुड प्रमोट वेलफेयर फॉर ऑल रादर देन फॉर फ्यू। यानी कि कुछ ही लोग खुश हो, नहीं, ठीक है, कुछ दो एक लोग नहीं, पूरी इकोनॉमी खुश होनी चाहिए। तो देखा गया तीन टाइप की इकोनॉमी होती है, तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। एक होती है मार्केट इकोनॉमी, जिसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, जिसे फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल यूएसए, इसका चाइना एंड रशिया, चाइना रशिया। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि इंडिया। अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर होते हैं। गवर्नमेंट को कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो एम है वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लोगों का वेलफेयर नहीं। प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, डिमांड सप्लाई। अब हर इकोनॉमी में तीन बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में दोज गुड्स जिनकी डिमांड हो, हाउ टू प्रोड्यूस जिससे खर्चा कम हो, फॉर whom टू प्रोड्यूस जिसका पैसा हो, ठीक है। पर जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, तो यहाँ सारे रिसोर्सेज ओ फॉर ओन्ड, सी फॉर कंट्रोल्ड और ओ फॉर ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर, इन्हें कहो। यहाँ पे एम क्या है, वेलफेयर, लोगों का भला, ना कि पैसे। एम इज वेलफेयर। प्राइजेस कौन डिसाइड करता है, सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट। गुड्स कौन से बनेंगे, जो सोसाइटी को चाहिए। कैसे बनेंगे, जो सोसाइटी के लिए टेक्निक सूटेबल है। जैसे इंडिया जैसी सोसाइटी के लिए लेबर इंटेंसिव। और किसके लिए बनेंगे, सबके लिए, रिच के लिए भी बनेंगे, पुअर के लिए। अब मिक्स्ड इकोनॉमी, कुछ फीचर लिए कैपिटलिस्ट के, कुछ फीचर लिए सोशलिस्ट के, और एक नई इकोनॉमी बना दी, कौन सी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें दोनों के फीचर्स हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो क्रूशियल एरियाज होती हैं वो अपने पास रख लेती है और बाकी एरियाज को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इंडिया पहले सोशलिस्ट फेवर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी थी, अब कैपिटलिस्ट फेवर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई। एंड इट इज गुड आल्सो फॉर इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट विच इज मेंट टू गवर्न, नॉट टू प्रोड्यूस, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रो ऑफ द चैप्टर, प्लीज कॉपी दिस। अब सवाल उठ के आता है कि देखो, हमने डिसाइड कर लिया इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा फॉलो करना है। हमने कहा मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सवाल उठ के आता है कि व्हाट इज अ प्लान। सर प्लान है शाम को घूमने जाएंगे कहीं पे। अरे नहीं भैया, शाम को बंदी के साथ घूमने वाले प्लान की बात नहीं कर रहा। मैं उस प्लान की बात कर रहा हूँ जो देश से रिलेटेड है। तो प्लान इज हाउ टू यूज रिसोर्सेस ऑफ द नेशन। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्लान, तो तुम्हें आंसर क्या लिखना है, दैट हाउ टू यूज द रिसोर्सेस ऑफ द नेशन। अब जब हम देश का प्लान बना रहे हैं, तो इट शुड हैव सम जनरल एंड स्पेसिफिक गोल। कैन एनीबडी ट्राई टू एक्सप्लेन कि जनरल और स्पेसिफिक गोल का मतलब क्या होगा यहाँ पे। वांट टू गिव इट अ कैसे ट्राई। रिसोर्सेज का मिस यूज ना हो। देखो, दो तरीके के हमारे गोल्स होते हैं। जनरल गोल की, इन जनरल कि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर देश को चाहिए ही चाहिए होती है। और स्पेसिफिक की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम राइट नाउ हम क्या अचीव करना चाहते हैं, दैट इज स्पेसिफिक गोल। ओके। इन इंडिया प्लान्स आर फॉर 5 years, प्लान्स आर मेड फॉर 5 years। अब देखो, इसमें भी बड़ी लंबी कहानी हुई। अब सवाल उठा कि भैया प्लानिंग करनी है, देश को चलाना है, तो भैया इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग में सवाल उठा कि हम प्लान कौन से बनाए।
तो कुछ लोगों ने कहा कि 1 ईयर प्लान बना लो। तो उन्हें कहा गया भैया 1 ईयर प्लान कैसे बनाए, 1 ईयर तो ऐसे उड़ जाता है, 1 ईयर में क्या हो जाएगा, 1 ईयर प्लान बना के तो कोई फायदा ही नहीं, इतना बड़ा देश है, इतनी आबादी है। तो किसी ने कहा कि 2 ईयर बना लो, का वो भी कम है। कोई कहता है 20 ईयर बना लो, का 20 ईयर प्लान नहीं बना सकते, का 20 ईयर तो बहुत दूर है, तब तक कंडीशंस काफी ज्यादा चेंज हो जाएंगी। तो फिर डिसाइड करा गया कि 5 ईयर प्लान, क्योंकि हमारे देश में सरकार भी 5 साल की होगी, तो प्लानिंग भी 5 5 ईयर के हिसाब से सो स्क्रीन चलेगी। विजिबल नहीं है? स्क्रीन सबको विजिबल नहीं है या इसी बच्ची को विजिबल नहीं है? सब विजिबल है। तो बेटा आपका नेट स्लो है। ओके, और अगली बारी रिकॉर्डिंग के बीच में बोलने से पहले हैंड रेज करा करो, ठीक है। इंडिया, अब इंडिया में प्लान्स बनाए गए 5 ईयर्स के, जिन्हें बोला भी गया आगे जाके 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। अच्छा जी, फिर इंडिया ने क्या कहा कि हम ना लॉन्ग टर्म गोल सेट करा करेंगे 20 ईयर्स के लिए, और उन्हें अचीव करने के लिए हम 4 5 ईयर प्लान्स में डिवाइड कर, का फेयर इनफ। और यही चीज आगे जाके डिसाइड हुई, और इसी तरीके से आगे जाके हमने प्लानिंग करी। अच्छा जी, फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स। अब हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से? ये लॉन्ग टर्म गोल्स सिर्फ इंडिया नहीं, मेरे हिसाब से हर कंट्री के यही लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। अब देखते हैं जरा हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। तो पहला है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ठीक है, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ग्रोथ मींस कि एक देश में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? उस चीज को हम कहेंगे कि दैट इज ग्रोथ। इट मींस इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी और लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज। अब किसी देश में ग्रोथ कब होएगी? जब वहां पे गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, या जो सर्विसेज प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं वो ज्यादा हो रही है। अब वो सर्विसेज क्या होती हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो होती हैं, वेयर हाउसिंग, ये सब सर्विसेज। अब ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, कैसे मेजर करें? तो उसके लिए टूल आता है जीडीपी। फिर सवाल उठता है भैया जीडीपी क्या? तो जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी जो मनी वैल्यू है उसे हम कहते हैं जीडीपी, ठीक है, काइंड ऑफ डोमेस्टिक इनकम। जीडीपी कहां से आता है? इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, कौन कौन से बताओ? प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी। टर्शियरी, सेकेंडरी। अब जीडीपी को कंट्रीब्यूशन तीनों सेक्टर से आता है, प्राइमरी से भी, सेकेंडरी से भी, टर्शरी से भी। तो हर सेक्टर से जो कंट्रीब्यूशन आता है कि प्राइमरी ने इतना परसेंट दिया, सेकेंडरी ने इतना परसेंट दिया, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। ये स्टार वाला पॉइंट है, समझ रहे हो? इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? जीडीपी स्टार पॉइंट है। हर सेक्टर से आता है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन को ना 2 व्यूज से देखा जाता है। एक तो मॉडर्नाइजेशन है कि आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ काम करो। और एक मॉडर्नाइजेशन होता है कि आप जो है अपना सोशल आउटलुक है उसे बदलें। ओके, सोशल आउटलुक मतलब गिविंग इक्वल स्टेटस टू वुमेन, वुमेन को भी उतनी इंपॉर्टेंस देना जितनी आप मेल को दे रहे हो, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। चलो जी, फिर आता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस क्या है? सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है, अच्छे से जानते होगे आप लोग, आत्मनिर्भर। तो जो हमारे करंट नेताओं ने नारा दिया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ये 1947 में ही, 1947 से 50 के बीच में ही उस समय के लीडर्स ने दे दिया था। यही वो गोल थे, ये तब से ही। हमारी तो किताब है 20-25 साल पुरानी है, एनसीईआरटी, उनमें भी ये तब से ही, ठीक है। तो पहले जो 7 5 ईयर प्लान थे ना, उनका मेन गोल था सेल्फ रिलायंस। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंडिया वो कंट्री थी जिसका 1947 में इतना बुरा हाल था कि जो खाने की, एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री जहां पे मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, 67% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, उसके पास खाने को चीजें नहीं। यार ये बात नहीं बचती कि भैया जो
प्रोड्यूस ही करता है, जिसका काम ही एग्रीकल्चर है, उसके पास ही खाने को नहीं। मतलब रोटी यूएसए से इंपोर्ट हो रही है। डोंट बी सो हैप्पी, ये मत सोचो क्या बात है, हमारे बड़े बूढ़े तो अमेरिका का खाना खाते थे, जो वहां जानवरों को, कुत्तों को दिया जाता था ना, फोडर टाइप, वो भेजा जाता था इंडिया। ऑस्ट्रेलिया से भी आता था, ब्राउन ऑरेंज व्हीट टाइप आती थी, वेरी पैथेटिक, कांट कंज्यूम, बहुत दिक्कत हो जाती थी, तो वो आता था। तो इंडिया को ये बात हर्ट करती थी, तो इंडिया ने कहा भैया सबसे पहले हम आत्मनिर्भर बने, मतलब हम इंपोर्ट्स को अवॉइड कर दें और अपने ही देश में प्रोड्यूस करें। इट इज अंडरस्टूड a recently freed economy will emphasize on self reliance। ये बात बहुत ही क्लियर है कि जो इकोनॉमी अभी ताजा ताजा आजाद हुई है, उसका मेन गोल तो यही होगा ना कि वो सेल्फ रिलायंट रहे, वो किसी दूसरी कंट्री से भीख ना मांगे। कॉमन सेंस वाली बात है, उसकी कोशिश तो यही होगी कि वो सारी चीजें जो है वो खुद ही पूरी कर ले। ट्रू। इक्विटी, अच्छा, इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस है। क्या कोई बच्चा मुझे हेल्प कर सकता है कि इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस होगा? Sir, equity, a sort of ownership or equality, equal. बेटा ये वो वाली सर इक्विटी नहीं है। इक्विटी मतलब लाइक सबको इक्वली क्या कहते हैं सर, इक्वालिटी मतलब सबको सबके साथ इक्वल चीजें हम करें, एंड इक्विटी मतलब उनके साथ इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज है। सर इक्विटी मतलब है किसी को भी फेयरली ट्रीट करना उसकी कंडीशंस के हिसाब से, और हाँ, इक्वली का मतलब है कि सबको सेम ट्रीट करना इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस। काइंड ऑफ राइट बेटा, अभी तक का सबसे प्यारा आंसर था। थोड़ा सा बच्चे आप इलैबोरेट करोगे? आप बहुत सही बोल रहे हो, और साइड बाय साइड मैं भी आप लोगों के लिए कुछ चीजें क्रिएट कर रहा हूँ। बोलो बेटा, थोड़ा सा जो आप कहना चाहते हो हमें वो समझ आ पाए। सर मतलब इक्विटी का मतलब ये है कि अगर मतलब सर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक गंदा काम कर रहा है, तो अगर हमें उन्हें इक्वली ट्रीट करना है तो हम उन्हें सेम चीज बोलेंगे। बट अगर इक्विटी देखनी है उसमें तो अच्छे को अच्छा ट्रीटमेंट देंगे और बुरे को बुरा। यू आर राइट, बट बेटा मैं ना ही पूछता आगे का। सॉरी, सर इको की एक क्लास कास्ट थी, से रिलेटेड आएगा बीएसटी की ना। क्लास नहीं चल रही थी, तो वो बीएसटी वाला आंसर दे दिया। तो इसमें देखो, कास्ट का बताएंगे ना। सुन नहीं, सुनो, इक्वालिटी का मतलब होता है ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। वाह सर, क्या जवाब दिए! ऐसे जवाब देने का अधिकार तो सर हमारा है, या आप कैसे दे रहे हो ऐसे जवाब? चल अब मैं इक्विटी का मतलब लिखता हूं। ट्रीटिंग एवरीवन in a way that everyone becomes equal। नहीं समझे? देखो, एक बंदा है वेरी पुअर, एक बंदा है पुअर, एक बंदा है मिडिल क्लास, और एक बंदा है रिच। इक्वालिटी क्या होगी कि गवर्नमेंट के पास 40,000 थे, गवर्नमेंट ने इसे भी 10,000 दे दिए, इसे भी 10,000 दे दिए, इसे भी 10,000 दे दिए, और इसे भी 10,000 दे दिए। दिस इज ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। ठीक है, अब इक्विटी क्या होगी? इसे 30,000 इसे दे दिए, हाँ इसे दे दिए 30,000, ठीक है, इसे दे दिए 20,000, इसे कुछ भी नहीं दिया, और इससे ले लिए 10,000। क्योंकि जो वेरी पुअर था वो ऊपर उठ जाए, जो पुअर था वो थोड़ा ऊपर उठ जाए, मिडिल क्लास ठीक है, रिच को थोड़ा नीचे ले। चलो मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, एक मैच चल रहा है, 3 लोग हैं, तीनों की हाइट जो है वो आपको दिख रही है। ये सर टॉलेस्ट है, ठीक है, ये ठीक ठाक हाइट के हैं,
और ये बेचारे बच्चे हैं थोड़ी छोटी हाइट। तो इक्विटी था कि 3 डब्बे पड़े थे, तीनों को दे दिए, तो इन्हें तो मैच पहले भी दिखता, अब इन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है, इन्हें दिखने लग गया, ठीक है, और इनको एक डब्बा देके कोई फायदा हुआ नहीं। और इक्विटी क्या होगी कि जनाब आप इन्हें कुछ भी मत दो, इन्हें एक डब्बा दे दो ताकि ये भी देख पाए, इन्हें 2 दे दो ताकि ये भी देख पाए। इक्वालिटी ने क्या करा, सबको इक्वली बांटा। इक्विटी ने क्या करा, सबको ऐसे बांटा कि सब इक्वल हो जाए। डू यू गेट माई पॉइंट? Yes, sir. sir. Thank you. So it is necessary that benefit of the growth should reach to all the sections of society. सबका अधिकार है. Every Indian should at least fulfill their basic needs. तभी तो हमारे लोगों के टैक्सों से गरीब लोगों की मदद करी जाती है, और वो बिल्कुल अच्छी बात भी है, क्योंकि भगवान जी की कृपा से हमारे पास चीजें हैं, ठीक है, और पैसे जो भी हमने कमाए इकोनॉमी में से ही कमाए हैं, ठीक है। तो जो इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है दैट शुड बी रिड्यूस्ड, कि गरीब बंदे को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सो दीज वर द लॉन्ग टर्म गोल्स। लीजिए कॉपी कर लीजिए। सर डाउट है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स में 2 चीजें थी, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर 2 चीजें थी। अब क्या क्या थी वो 2 चीजें? सबसे पहली तो थी कि भैया अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। तो तुम्हारे मन में सवाल है, सर ये इंटरमीडिएरीज कौन होते? तो ये इंटरमीडिएरीज होते हैं जमींदार, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने लैंड दी जमींदार को, और जमींदार ने लैंड दी टिलर को, यानी कि फार्मर को, यानी कि पीजेंट को। इन्हें लैंड दी और कहा भैया इस लैंड पे जो है तुम खेतीबाड़ी कर लो, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स तो चले गए, तो ये जगह आ गई गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा इन जमींदार्स को हटाओ, ठीक है, और हम जो है डायरेक्ट बात करेंगे फार्मर। और गवर्नमेंट ने पहली चीज क्या करी, लैंड दे दी फार्मर को। अब जब फार्मर को लैंड मिली तो फार्मर तो भैया बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए। तो फार्मर इज फुली मोटिवेटेड, एंड द फुली मोटिवेटेड फार्मर will work very hard. He will work very hard on the land. उसके वर्क हार्ड करने से क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और ये जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो हमारा देश इससे सेल्फ रिलायंट हो रहा है। वो देश जो पहले डिपेंडेंट था कि बाहर से खाना आएगा तो हम खाएंगे, वो देश अब क्या हो रहा है, सेल्फ रिलायंट। Intermediaries used to collect rent from the peasants or tillers but do not contribute for improvement of land. So this lower productivity forced to import food grains. अब steps were taken to abolish intermediary, क्योंकि जब ये ओनरशिप इन्हें दी तो हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और हमें फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट नहीं करना पड़े। और सरकार वही तो चाहती थी कि भैया हम कम से कम अपना खाना तो खुद उगाएं। अच्छा जी, देखो, land to the tiller will motivate the farmer to produce more, as farmers have incentive to produce more. ओके, ये नीचे वाला पार्ट नहीं करना। दूसरा पार्ट जो था दैट वाज, चलो मैं ये वाला पार्ट भी आपको समझा देता हूँ। ये क्या, ये कहानी भी आपको समझा देता हूँ। अब ये जो दूसरी कहानी है ना, ये है यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या है आजकल? हाँ जी, रशिया। रशिया। अब यूएसएसआर में, अच्छा यूएसएसआर में कौन सी गवर्नमेंट है, कैसी गवर्नमेंट है, कैसी इकोनॉमी है? सोशलिस्ट।
socialist. मतलब all the resources are owned, controlled, owned, controlled, operated by public, private sector. गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर नहीं, वो कैपिटलिस्ट होती है। तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। तो अब यहाँ क्या होता था, बड़ी बड़ी लैंड की फील्ड, और वहां पे क्या ग्रो करे जाते थे, एप्पल्स। ठीक है, अब क्योंकि कंट्रोल गवर्नमेंट का, काम उधर कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर। तो जब प्राइवेट सेक्टर काम करता था, तो जैसे मान लो एप्पल उगाए, तो एप्पल की पेटियां बनती थी जब, तो एप्पल की पेटियां बनाते हुए ना, वो एक चीज का ध्यान नहीं देते थे, क्या, टू चेक द क्वालिटी ऑफ एप्पल। और कभी कभी पेटी में एक आधा खराब एप्पल भी पैक हो जाता था। अच्छा, आपको पता है अगर एक पेटी में एक एप्पल खराब हो तो क्या होता है, तो पूरी पेटी खराब हो जाएगी। पूरी पेटी खराब हो जाएगी। देखा आपने, पूरी पेटी खराब हो जाएगी, क्योंकि दे डोंट यूज टू वर्क हार्ड बिकॉज दे आर नॉट द ओनर। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमारे देश में भी है, सरकारी डिपार्टमेंट में कोई ढंग से काम ही नहीं करता, कहते हैं किसके बाप का जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ओनरशिप इज इलस्ट्रेटेड थ्रू केयरलेसनेस ऑफ फार्मर इन सोवियत यूनियन। Without ownership, there is no incentive to work hard, as there was poor productivity in the Soviet Union instead of vast fertile land. ठीक है, क्योंकि ओनरशिप नहीं थी तो उन्होंने अच्छे से काम नहीं करा। अब उन्होंने अच्छे से काम नहीं करा तो इतनी फर्टाइल लैंड होने के बाद भी देश को कोई फायदा नहीं हो पाया। समझ रहे हो? सर सोवियत यूनियन की लैंड फर्टाइल है। अपना कोल्ड रीजन है ना, एप्पल एप्पल ग्रो करने के लिए फर्टाइल। अब अगला लैंड रिफॉर्म था लैंड सीलिंग। सीलिंग का मतलब पता है किसी को क्या होता है, छत वाली सीलिंग, फिक्सिंग सर लैंड को वो करना, लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल में ले, फिक्सिंग मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड टू बी ओन बाय एन इंडिविजुअल। अब जैसे गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग लगा दी कि भैया कोई भी व्यक्ति 2 एकड़ से ऊपर जमीन नहीं ले सकता। अब हमारे जो डीएस है, डीएस पता है कौन है, हमारे दिव्यम सेठ। हमारे दिव्यम सेठ के पास 20 एकड़ जमीन थी। अब सरकार कह रही है 2 एकड़ रखे, बाकी 18 एकड़ हमें दे दो। दिव्यम कहता है ये तो नहीं होने दूंगा। ठीक है, दिव्यम ने डाल दिया कोर्ट में केस, और जब इसने कोर्ट में केस डाला तो भैया उस केस के टाइम पे, कि ये जब तक केस चलता रहा, उसने इस 20 एकड़ जमीन को अपने रिश्तेदारों में बांट दिया। ठीक है, मम्मी के नाम, पापा के नाम, बहन के नाम, जीजू के नाम, भाई के नाम, दोस्त के नाम, किसी और दोस्त के नाम, किसी और रिश्तेदार के नाम। तो ऐसे कर करके उसने 18 एकड़ बांट दी, 2 एकड़ अपने नाम रखे। अब सबके पास 2 एकड़, सरकार ले ही नहीं सकती, तो लोगों ने लूप होल यूज करा और गेम खेल ली। लैंड सीलिंग मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। जो इंटरमीडिएरी अबॉलिश करे थे ना अभी ऊपर, मतलब जमींदारी सिस्टम को जो खत्म करा था, उस जमींदारी सिस्टम खत्म करने से 200 लाख टेनेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए थे गवर्नमेंट के, पर अभी भी इतना कोई फायदा हुआ नहीं था। तो गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लाया, लैंड सीलिंग। बट बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज दिस जजमेंट ऑफ लैंड सीलिंग एंड दे डिलेड इट। ड्यूरिंग दैट टाइम दे ट्रांसफर्ड टू, क्या कहते हैं, रिलेटिव, जैसे दिव्यम सेठ ने डिस्ट्रीब्यूट करी। दिस लेजिस्लेशन हैड सो मेनी लूप होल्स। ठीक है, और वो सो मेनी लूप होल्स का यूज करा लोगों ने, बट इट वाज इफेक्टिव इन केरला एंड वेस्ट बंगाल।